हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो इससे पहले हम पार्ट 15 यानी कि 15 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देखो मैं आपके लिए बता दूं कि आज मैं आपके लिए थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगेगा तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी देखो ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ ये आपके हाई लेवल एग्जाम्स लाइक एचएस हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, अलाइड हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये जो अलाइड का एग्ज़ाम है इसमें तो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन से पूछे ही नहीं जाते हैं। बट देखो ये कहने की बात है, आपको भी पता है कि 6 या 7 क्वेश्चंस ये पूछ ही लेते हैं। 6 या 7 क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री से आ ही जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पढ़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछली रात जो है तो टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवाया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो इसका आंसर दे दिया है, बट कुछ को जो है तो नहीं आया। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारा 1 है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, तो ये कहाँ पर उल्लिखित है? द स्टोरी ऑफ सत्यकाम जाबाल हु चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर मेंशंस। तो देखो आपके ऑप्शंस हैं जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर कठोपनिषद। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो। अब देखो कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। जैसे सत्यकाम जाबाल कौन थे? यह देखो महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम क्या था? जाबाला। तो देखो सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। देखो ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर उपनिषदों की बात की गई है। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। बट देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने उपनिषदों को जो है तो मान्यता मिली है, यानी कि कौन से प्रमुख उपनिषद हैं, तो कितने हैं? तो टोटल जो है तो प्रमुख उपनिषद हैं 13 जिनको मान्यता मिली हुई है। यहाँ से आपको इस पॉइंट को नोट रखना है। बाकी ऑप्शन में देखो ऑप्शन डी कठोपनिषद। अब कठोपनिषद में क्या दिया गया है? अब देखो इसमें इसमें जो है तो ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। जाबाल उपनिषद, जाबाल उपनिषद में क्या दिया गया है? देखो इसमें त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। अब त्रिमूर्ति यानी कि आप कह सकते हो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा की गई है। ओके, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा सेकंड है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इन विच जैन सभा वॉज द फाइनल एडिटिंग ऑफ श्वेतांबरा आगम? तो देखो ऑप्शंस है यहाँ पर आप देख सकते हो, वैशाली, वल्लभी, पावा और पाटलिपुत्रा। तो देखो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये हुआ था पहली जैन सभा में, यानी कि पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट रख सकते हो। जैसे देखो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहला पॉइंट आपको नोट चल गया कि किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है तो कहाँ पर? पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है तो श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। क्योंकि देखो प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में कि पहली जैन सभा का आयोजन जो है तो कब किया गया था। ऑप्शंस आपके पास दे दिए जाते हैं कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। तो यहाँ से आपको नोट रखना है कि 4th शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने जो है तो भाग नहीं लिया था। इस पॉइंट को भी देखो आप बिल्कुल नोट करके चलो कि भद्रबाहु के अनुयायियों ने जो है तो यहाँ पर भाग नहीं लिया था। अब देखो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। टोटल जो है तो जैन सभाएं कितनी हुई थी? 2 जैन सभाएं हुई थी। पहली जो है तो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये आपको पता चल गया, पाटलिपुत्र में पहली हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और सेकंड कहाँ पर हुई थी? तो सेकंड हुई थी बल्लभी में। कहाँ पर? बल्लभी। बल्लभी कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण। तो देखो यहाँ से आपको इन सारे के सारे पॉइंट्स को नोट रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, तो रथ टेम्पल्स वर बिल्ट इन महाबलीपुरम, तो किन के द्वारा करवाया गया था? चोलों के द्वारा करवाया गया था, पल्लवों के द्वारा, चेदियों के द्वारा या फिर चालुक्यों के द्वारा। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है कि पहले पूछा जाएगा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है तो किस स्टेट में है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि महाबलीपुरम ये जो रथ मंदिर है इनका निर्माण किस शासक ने करवाया था। बट देखो यहाँ पर पूछा गया है कि किस वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, तो ये पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो इन मंदिरों को जो है तो एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। देखो टोटल रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, तो देखो टोटल रथ मंदिरों की संख्या है 7। यहाँ से ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसने जो है तो किसको पराजित किया था, तो देखो इसने पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है तो किस वंश का राजा था, तो देखो आपको पता होना चाहिए पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था। तो ये था वातापी के चालुक्य वंश का यह राजा था। और हाँ, महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये किस स्टेट में पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं तमिलनाडु स्टेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड, तो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ देखो कहाँ से हुआ था? मौर्य काल से हुआ था, कुषाण काल से हुआ था, गुप्त काल से हुआ था या फिर हर्षवर्धन के काल से हुआ था? तो देखो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था गुप्त काल से। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में देखो उपनयन की समाप्ति हुई थी तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। इस युग में देखो विवाह की आयु कम करके 8 से लेकर के 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया था। देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गुप्त काल में जो है तो स्त्री के यानी कि जो लड़कियों के विवाह की आयु कितनी रखी गई थी, तो 8 से लेकर के 10 साल के बीच में। यहाँ से आपको ये पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ओनली द कॉलम इन विच अशोका हैज़ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ मगध, तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मास्की का लघु स्तंभ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखो कुछ बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हुए हैं। देखो मास्की या फिर मस्की, ये जो है तो कर्नाटक के रायचूर का एक छोटा सा गांव है। ओके, यहाँ से देखो पुरातात्विक शिलालेख साक्ष्य मिले हैं जो अशोक की धम्म यात्रा के साक्षी हैं। देखो मास्की अपने नाम की एक नदी मास्की के तट पर स्थित है और ये जो मास्की नदी है यह किसकी सहायक है? तुंगभद्रा नदी की यह सहायक नदी है। देखो सम्राट अशोक के जो प्रथम लघु शिलालेख मिले हैं तो उनकी एक प्रति 1919 में मस्की में भी मिली थी। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अशोक का जो है तो मस्की शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र शिलालेख है जिसमें दूसरे शिलालेखों की भांति उसका नाम देवानामप्रिय के साथ साथ अशोक भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको नोट रखना है कि अशोक का जो है तो एक और नाम था, वो कौन था? देवानामप्रिय। क्या नाम था? देवानामप्रिय। इस शिलालेख से प्रमाणित हो जाता है कि राजा देवानामप्रिय प्रियदर्शी तीसरा मौर्य सम्राट कौन था? अशोक था। देवानामप्रिय प्रियदर्शी, इस नाम को देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है। यह किसका नाम था? तो यह अशोक का नाम था। देखो जॉर्ज टर्नोर ने भी जो है तो 1837 में केवल अनुमान ही लगाया था कि प्रियदर्शी जो है तो अशोक था। ओके, इसने जो है तो केवल और केवल अनुमान ही लगाया था। तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विच ऑफ द फॉलोइंग 4 टेक्स्ट इज एनसाइक्लोपैडिक, तो देखो ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हो, अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता और अष्टांग हृदय। तो देखो कौन सा ग्रंथ जो है तो विश्वकोशीय ग्रंथ था, तो ये था बृहत संहिता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो बृहत संहिता गुप्त काल में वराह मिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है।
भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में। और किन्होंने रचा है? वराहमिहिर ने। और किस वंश में रचा गया था? गुप्तकाल वंश में। ये 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड द बेस्ट मिक्सचर ऑफ हिंदू मुस्लिम इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, किस निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यानु का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, वीणा हो गई, ढोलक हो गया, सारंगी हो गई और सितार हो गया। अब देखो किसको माना जाता है, तो सितार को जो है तो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। किसको? सितार को। अब देखो कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। भारतीय संगीत में मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए जो है तो अभिप्रेरित किया गया था। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए थे। अब देखो यहाँ से आपको ये पॉइंट नोट रखना है, अमीर खुसरो ने जो है तो ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। उसने कुछ भारतीय और पर्शियन यानी कि ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों का निर्माण भी किया था। अब वो शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ से इन शैलियों को आपको नोट रखना है। यह किन की शैलियाँ हैं, तो यह अमीर खुसरो की शैलियाँ हैं जिनका उन्होंने आविष्कार किया था। ईमान हो गई, जिल्फ हो गई और साजगरी हो गई। ओके, तो यहाँ से आपको इन पॉइंट्स को देखो बिल्कुल नोट रखना है। ओके, अच्छा आप एक क्वेश्चन का नीचे कमेंट कर दो। मैंने अभी यहाँ पर ऊपर जैसे एक क्वेश्चन बताया था गुप्त काल के बारे में। अच्छा, गुप्त काल की अगर बात कर ली जाए तो देखो किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप नीचे कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 8 है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती सिस्टम वॉज एन इन्वेंशन ऑफ। देखो जब्ती प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? दहसाला बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। तो यह किसकी उपज थी? ऑब्वियसली अकबर की यह उपज थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट रख सकते हो। देखो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो कि भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। तो साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली जो है तो प्रचलित थी। दहसाला प्रणाली या फिर जब्ती प्रणाली इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है तो अकबर के योग्य मंत्री किसने की थी? राजा टोडरमल ने, जिन्होंने अपने पहले गुरु शेर शाह सूरी के तहत अपने कौशल का सम्मान किया था। तो यहाँ से आपको पता चल गया टोडरमल जो है तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में भी रहता था। यह प्रणाली देखो लाहौर से इलाहाबाद गई, इलाहाबाद से मालवा गई और मालवा से गुजरात प्रांतों में चली गई। ओके, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दहसाला प्रणाली या फिर जब्ती प्रणाली जो है तो कब जो है तो इसको स्थापित किया गया, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया? तो 1580 में जो है तो इसको एस्टेब्लिश किया गया। किनके द्वारा किया गया? राजा टोडरमल के द्वारा किया गया। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 9 है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखो, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज थे। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 10 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तो किसने शुरू की थी? तो हु स्टार्टेड द फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इन अमेरिका? ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तारक नाथ दास ने जो है तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू की थी। किसने की थी? तारक दास नाथ ने। देखो कुछ और नाम भी है जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया था। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गए रामनाथपुरी, एक हो गए जीडी कुमार। तो इन दो को भी आपको बिल्कुल नोट रखना है। ओके, तो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको लो लेवल के क्वेश्चन ही चाहिए तब भी आप नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।